हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एमपी डायनेस्टीज के ऊपर एक पूरी की पूरी सीरीज। ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए फॉर द पेपर वन पार्ट ए ऑफ एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। पेपर वन पार्ट ए की यूनिट 2 और यूनिट 5 जो है वहां पे मध्य प्रदेश के राजवंश और मध्य प्रदेश की रियासतें आपसे पूछी जाएंगी। साथ ही साथ ये आपके आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी आपसे ये सेम चीज जो है वो फैक्ट्स के रूप में ऑप्शंस देकर पूछी जा सकती हैं। तो बहुत ज्यादा अटेंटिव रहिएगा और मेरी आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू फिनिश दिस टॉपिक। अभी प्रीलिम्स में थोड़ा सा समय है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस समय को यूटिलाइज करें और ये जितनी चीजें हैं, ये जितने राजवंश आपको पूछे जाने वाले हैं मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में, उसे आप अभी से ही फिनिश करके रख लें। और कंटिन्यूअसली जब आप मेमोराइज करते रहेंगे उन्हें, रिवाइज करते रहेंगे उन्हें, तब ही जाके वो आपके दिमाग में कॉन्क्रीट तौर पर बैठने वाला है। नहीं तो वो चीजें जो हैं वो बैठती नहीं है दिमाग में। एक पॉइंट आएगा जब हो सकता है कि अगर आपने रिवीजन ना किया हो तो आपको बेगम्स जो है भोपाल की, उनके कार्यों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा होगा। बघेलखंड के जो रूलर्स हैं उनके कार्यों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा होगा। कभी कभी इंटर डायनेस्टी कंफ्यूजन भी होगा कि बघेलखंड का राजा है, आप बुंदेलखंड में लिख के आ गए। ये चीज ना हो, इसके लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें, अभी से याद करना शुरू कर दें और अभी से रिवाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो गजविल डायनेस्टी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाय द वे मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को कि इसका जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है हमारे पास में। आप में से बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है। तो ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेप वैली एमपीपीएससी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। ओके, वेट, आई शुड राइट इट फॉर यू, so you can follow us on telegram। प्रेप वैली एमपीपीएससी, ये आप सर्च करेंगे तो वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे फाइल्स वाले सेगमेंट में जाके आराम से देख पाएंगे और ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारा एक ऐप है प्रेप वैली के नाम से ही, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें भी जो फ्री पीडीएफ्स का, फ्री स्टडी मटेरियल का जो सेगमेंट है, वहां पे भी आपको डायनेस्टीज का, एमपी की जो डायनेस्टीज हैं उनका एक फ्री पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। काफी कॉम्प्रहेंसिवली और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है वो। उसमें उतनी ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इधर उधर की चीजें होती हैं जो कि शायद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसे यहाँ पे हटाया भी गया है सो दैट इट रिमेन्स द प्रिसाइज नेचर। ठीक है, वो अपना प्रिसाइज नेचर जो है वो उसे रिटेन कर पाए। चलिए, तो गर्दभील वंश की हम बात कर रहे थे। गर्दभील वंश का हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोगों ने नाम सुना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने इसका नाम ना सुना हो। क्योंकि, और वो लाजमी भी है क्योंकि गर्दभील वंश का नाम जो है वो इतना ज्यादा प्रचलित नहीं रहा है। गर्दभील वंश को गर्दभील वंश के नाम से ज्यादा उसके शासकों से जाना जाता है। यदि मैं उसके शासकों के नाम यहाँ पे लिखूं तो कौन है वो जिसने विक्रमादित्य का नाम नहीं सुना, है ना? आप सबने बचपन में कहीं ना कहीं विक्रम और बेताल की कहानियां सुनी होंगी। विक्रम बेताल, जी हाँ, हम उसी विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं। आप सबने कहीं ना कहीं विक्रम संवत का नाम सुना होगा, जिसका उपयोग हिंदू कैलेंडर में किया जाता है। जी हाँ, मैं उसी विक्रमादित्य की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं राजा भृतहरि की। जी हाँ, वही भृतहरि जिनकी गुफाएं जो हैं वो उज्जैन में, यदि आप घूमने गए हैं तो आपने निश्चित तौर पर देखी होंगी। तो ये है वो महान राजा, वो महान शासक जिनकी हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं अंडर द हेडिंग ऑफ गर्दभील डायनेस्टी। गर्दभील वंश की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ओके, इंट्रोडक्शन टू गर्दभील डायनेस्टी। यदि हम इसके परिचय की बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे याद करनी है वो है इसका ईयर, साल 182 बीसी।
बहुत जरूरी है, याद कर लीजिए इसे। 182 बीसी में इसकी स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राजा गर्दभिल के द्वारा ही। तो गर्दभिल जो है ये एक व्यक्ति का भी नाम रहा है और एक वंश का भी नाम रहा है। अगर आप देखें तो सप्त गर्दभिल का वर्णन जो है वो यहां पे आपको देखने को मिलता है। मतलब कि इस वंश के 7 राजा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं और उसी के नाम पर इसे सप्तगढ़ भिल भी जाना जाता है। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राजा गर्दभिल था। इनका जो क्षेत्र था वो उज्जैनी, उज्जैनी मतलब कि प्रेजेंट डे समवेयर नियर उज्जैन, है ना। और जो उज्जैन का जो एरिया है उसके आसपास ही देखने को मिलता है। यदि आप मध्य प्रदेश में देखें भी तो भाई ये जो है ये एक भील डायनेस्टी रही है ना। और भील डायनेस्टी अगर आप आज भी देखें तो मध्य प्रदेश का ये जो रीजन है, वेस्टर्न रीजन, साउथ वेस्ट रीजन जो है वहां पे आपको देखने को मिलता है, राजस्थान के एरियाज में देखने को मिलता है। और वहीं पे ये वंश भी उस समय पे पनपा था। इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है कि ये एक भील ओरिजिन की ट्राइब रही थी। इट इज ऑल्सो नोन एज द सप्तगढ़ भिल डायनेस्टी और इसका वर्णन जो है सप्तगढ़ भिल के रूप में किया गया है वायु पुराण में। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखेंगे आप सब लोग। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे याद भी करते जाएं, ठीक है। याद करना एक अलग से कार्य ना हो, यहीं पे एक्टिवली आप लोग जो है वो देखते जाएं कि 182 बीसी जो है वो आप याद कर लें, राजा गढ़विल का नाम याद कर लें, रीजन उज्जैन के आसपास है। इस तरीके से जब मेंस में सवाल पूछा जाता है दैट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द गर्द भील डायनेस्टी, ठीक है, कि गर्द भील वंश का एक संक्षिप्त में परिचय दीजिए, तो ऐसे में आप फाउंडर और ये जितनी भी चीजें हैं ये तो आप लिख ही सकते हैं। इस तरीके से आप मैप्स का भी उपयोग कर सकते हैं जो कि आपके आंसर में 4 चांद लगा देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सप्तगर्भिल की। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे डायरेक्टली 2 मार्कर में या फिर 7 मार्कर में पूछा जा सकता है। सप्तगर्भिल का मतलब कि वो 7 राजा इस गर्भिल वंश के जिन्होंने इस मालवा के क्षेत्र पे शासन किया। ओके, और इनके नाम जो है वो निम्न है: गर्दभिल, भरथरी, विक्रमादित्य, धर्मादित्य, भैला, नैला और महाद्र। सारे के सारे नाम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है भाई। अगर 7 मार्कर में आपसे आपसे सप्तगर्भिल पूछा जाता है और आप इनके नाम नहीं लिख रहे हैं, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द एग्जामिनर टू गिव यू नंबर्स। वो आपको यहाँ पे नंबर नहीं देंगे। सातों के नाम लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। और इसी तरीके से आप एक्टिव आइडेंटिफिकेशन किया करें क्वेश्चंस का। जैसे कि आपने ये टॉपिक देखा सप्तगर्भिल, तो आप उसे उसी नजरिए से देखें कि ये कितने नंबर में पूछा जा सकता है। राइट, 2 में पूछा जा सकता है, 7 में यहाँ पे पूछ सकते हैं, 10 में ऑब्वियसली ये अकेला इस पे क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा। राइट, तो अगर आप देखते रहेंगे, एक्टिव आइडेंटिफिकेशन करते रहेंगे, तो उससे बेटर पढ़ने का तरीका यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। वो आपको सुनिश्चित करवाएगा कि आपके जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाए। ओके, ठीक है, सोर्सेस की बात करते हैं। क्या सवाल आएगा यहाँ पे? What are the major sources of the गर्दभिल डायनेस्टी? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका सोर्स क्या है, इसका जो उत्पत्ति है वो कहां से है। ठीक है, आपको इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है। तो सबसे पहली चीज, भाई ये जो डायनेस्टी है ये बहुत ज्यादा खास है। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन जो है वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं है, इसका वर्णन जो है वो आपको धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे पुराण जो है वो एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है। तो कहीं ना कहीं इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी, दिस इज वेयर द गर्भभिल डायनेस्टी लाइन लाइज। यदि हम बात करें इतिहास की और साथ ही साथ माइथोलॉजी की, ठीक है, धर्म की, तो आप कहीं ना कहीं जो इंटरसेक्शन है इसका वहां पे गर्दभिल वंश को पाएंगे। क्योंकि गर्दभिल वंश का वर्णन मिलता है वायु पुराण में, गर्दभिल वंश का वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में, भविष्य पुराण में और मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है इसकी इंफॉर्मेशन का। आपको जैन जो टेक्स्ट है वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। त्रिलोक प्रज्ञप्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिलोक प्रज्ञप्ति जो कि एक जैन मॉन्क थे, यति वृषभ, जैन मुनि थे यति वृषभ, उनकी एक रचना है ये, उसमें आपको जानकारी मिलेगी गर्दभिल वंश की। हरिवंश पुराण जो कि यहाँ पे जनसेन के द्वारा लिखा गया था, और थेरावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थेरावली
जो कि मेरुतुंग, जो कि आप देखते हैं कि मेरुतुंग के द्वारा यहाँ पे प्रबंधन चिंतामणि भी लिखी गई थी, जिसमें कि राजा भोज का और जो परमार डायनेस्टी है उसका वर्णन मिलता है, राइट। तो यहाँ पे ही आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इन सारे सोर्सेस में जो जानकारी है वो मिल रही है हमें गर्दभील वंश की। अल बरूनी के जो अकाउंट है वहां पे भी आपको इसके बारे में जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा यदि आप देखें तो कथा सरित सागर, जो कि सोमदेव भट्ट के द्वारा लिखी गई है। गाथा सप्तशती, जो कि स्वयं सातवाहन राजा हल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। विक्रमांक चरित, उसके अलावा सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी आप देखते हैं कि राजा भोज भोज परमार की बात कर रहा हूं मैं। तो भोज परमार ने एक्सकेवेट किया था एक सिंहासन जिसमें कि 32 अप्सराओं की जो है वो स्टैचूज थी। और फिर उसके बाद मालूम पड़ता है कि वो सबकी सब जो अप्सराएं हैं वो कर्स्ड हैं कहीं ना कहीं, है ना, वो शापित हैं। और वो एक एक करके यहाँ पे भोज को स्टोरीज बताती हैं ऑफ द ग्रेटनेस, विक्रमादित्य की महानता की यहाँ पे कहानी बताती हैं वो। और वो कहती हैं कि यदि तुम्हें इस अ, सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें इतना महान होना पड़ेगा। और फिर अंततः देखते हैं कि वो राजा भोज जो है वो इसमें नहीं बैठ पाते हैं, और अलग अलग यहाँ पे स्टोरीज हैं उसको लेकर। बट सिंहासन बत्तीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सोर्स है गर्दभील डायनेस्टी के इंफॉर्मेशन का, विक्रमादित्य के इंफॉर्मेशन का, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि वेताल पंच विस्मति, ठीक है, वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक्रम वेताल जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, विक्रम वेताल की जो कहानियां हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं विक्रमादित्य का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। तो वेताल पंचविंशति जो है वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो माना जाता है। ओके, उसके अलावा आप जो आखिरी सोर्स जो है वो है शत्रुंजय महात्म्य। शत्रुंजय महात्म्य जो है वो है धनेश्वर सूरी के द्वारा लिखित एक रचना, ठीक है। तो ये जो सोर्सेस हैं वो यदि आप याद कर लेते हैं तो ये जस्ट इन केस क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो बताना है, आपको इसके सोर्सेस जो है इंफॉर्मेशन के वो बताने हैं। तो आप बहुत ज्यादा आसानी से इसी तरीके से डिवाइड करके उस आंसर को लिख सकते हैं यहाँ पे 7 मार्कर में, जिसमें कि अगर आपने इतने फैक्ट्स डाल दिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स जो है वो आपको कम मार्क्स देने की इच्छा रख सकते हैं फिर, ठीक है। इच्छा तो वो रख ही सकते हैं, इच्छा तो बहुत अजीब गरीब होती है उनकी। बट स्टिल आप अपने पॉइंट से ये मेक श्योर करें कि आपने बेस्ट आंसर लिखा है। इफ यू हैव मेड दैट श्योर तो फिर उसके बाद आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं राजा गर्दभिल की, जो संस्थापक है। गर्दभील के द्वारा यहाँ पे गर्दभील वंश की स्थापना की गई। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गर्दभील डायनेस्टी। इन्हें दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, गंधर्व सेन और महेंद्रादित्य। ये दो नाम भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर अब बात करते हैं राजा गर्दभील की, क्योंकि अलग अलग जगह उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाएगा। और फिर उसके बाद लेटर ऑन जो हिस्टोरियंस हैं वो ये डॉट कनेक्ट करते हैं कि भाई ये तो एक ही व्यक्ति है जिसकी बात हो रही है। इस व्यक्ति के बारे में, राजा गर्दभिल के बारे में एक कहानी है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। वो कहानी ये है कि राजा गर्दभिल का यहाँ पे एक साध्वी सरस्वती करके एक महिला थी, उनके ऊपर दिल आ गया था। और ये कहानी जो है ये लिखी गई है थेरावली में। थेरावली जो है अभी एक टेक्स्ट है जो जो हमने सोर्सेस में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि थेरावली के अनुसार यहाँ पे जैन आचार्य थे कालकाचार्य, कालकाचार्य की बहन थी साध्वी सरस्वती, उनके ऊपर उनका दिल आ गया था। और उन्होंने सोचा कि वो बल से उन्हें अपना बना ले। उसके लिए उन्होंने उन्हें इम्प्रिजन कर लिया, मतलब कि उन्हें अपना बंदी बना लिया। इस बात से जैन आचार्य जो थे कालकाचार्य वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने यहाँ पे मदद मांगी शक राजाओं से, सीथियंस से या शकों से। शकों ने कालकाचार्य जी की सहायता करी और उन्होंने गर्दबिल को हरा के उन्हें अपना बंदी बना लिया, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये यहां तक ही रहती है। और यहां से आप देखोगे कि फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही शकों का शासन आता है तो वो शासन अपने आप में भी बहुत ज्यादा अत्याचारी था, ठीक है। बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज जो थी वो की गई थी यहाँ पे शकों के द्वारा, उज्जैन के जो सब्जेक्ट्स थे, जो लोग थे उनके ऊपर।
और फिर उसके बाद वो लोग उस राज्य से त्रस्त होते हैं और उनकी तरफ बस एक ही उनकी जो निगाहें होती हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ होती हैं जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो कि राजा गर्दभिल के पुत्र थे और दूसरे पुत्र थे राजा भरथरी। विक्रमादित्य फिर फाइनली शकों को हराते हैं और जब वो शकों को हराते हैं तो वो लिखा जाता है इतिहास के पन्नों में। उस साल को दर्ज कर लिया जाता है इतिहास के पन्नों में और उस साल को आज हम जानते हैं विक्रम संवत के नाम से। ठीक है जी। सो हिज रूल लास्टेड फॉर 11 ईयर्स। यहाँ पे जो राजा गर्दबिल हैं उनका शासन जो है वो 11 सालों तक चलता है। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं फिर। जस्ट अ सेकेंड। हम्म तो अब हम बात करते हैं राजा भरथरी की। हम राजा भरथरी की बात करें तो राजा भरथरी वॉज द सक्सेसर ऑफ राजा गर्दभिल। गर्दभिल के जो पुत्र थे वो थे राजा भरथरी और ये विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ठीक है, ही वॉज द एल्डर सन, सॉरी, yes, he was the elder son of राजा गर्दभिल and the elder brother of विक्रमादित्य and he was the king of उज्जैनी। वो ही उज्जैनी के शासक भी बनते हैं पहले। किंतु यह माना जाता है कि राजा गर्दभिल जो थे वो अपने शासन से ज्यादा, वो अपनी सत्ता से ज्यादा इंटरेस्टेड थे अपनी रानी में। रानी कौन? रानी का नाम था पिंगला। सॉरी, ठीक है भाई। और रानी पिंगला के बारे में कहा जाता है कि राजा इतने ज्यादा मोहित थे उनके ऊपर कि उनका शासन के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। एक बार राजा को कथाओं के अनुसार एक अमर फल मिलता है, एक ऐसा फल जिसे खाने से वो अमर हो जाते। ठीक है, और वो ये अमर फल जो है वो यहाँ पे वो दे देते हैं रानी पिंगला को कि मेरी जो रानी है वो हमेशा अमर रहे, हमेशा जवान रहे। रानी पिंगला का माना जाता है कि अफेयर था उसी राज्य के अश्वपाल के साथ में, है ना। और अश्वपाल को वो ये फल दे देती हैं। अश्वपाल बदले में ये फल जो है वो खुद ना खाकर वो उस देते हैं, उस फल को देते हैं उस दरबार की वैश्या को जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और बदले में वो वैश्या, उसका ये मानना होता है कि भाई मेरी जवानी जो है वो तो ऐसे भी एक अभिशाप ही है मेरे लिए, तो बेहतर है कि मैं ये फल दूं राजा भर्तरी को जो लंबे समय तक जवान रहें, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं और प्रजा का कल्याण करें। लेकिन जैसे ही ये फल राजा भर्तरी को मिलता है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दुनिया की सारी मोह माया को त्याग देते हैं और सिंहासन सौंप देते हैं अपने छोटे भाई को जिनका नाम था विक्रमादित्य। स्वयं कर लेते हैं वैराग्य धारण। और भर्तरी की गुफाएं जो हैं वो भी आपने देखी होंगी, राजस्थान में भी काफी ज्यादा प्रचलित नाम है महाराज भर्तरी का। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक जो जीवन है उसे अपना लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उनकी स्पिरिचुअल लाइफ की तो वो यहाँ पे जो दीक्षा है, गुरु दीक्षा लेते हैं गुरु गोरखनाथ से, जिन्हें और उसके बाद उन्हें बाबा भरथरी के नाम से यहाँ पे लोग बाग जानना शुरू कर देते हैं। वो अपना किंगडम त्याग देते हैं, वो अपना साम्राज्य जो है वो त्याग देते हैं और सौंप देते हैं राजा विक्रमादित्य को। चुनार करके जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां उनकी जो कार्य क्षेत्र है या कर्म स्थली है वो उस जगह को बनाते हैं। ठीक है, और भरथरी का मंदिर जो है वो भी आज की तारीख में अलवर राजस्थान में लोकेटेड है, जो कि एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा राजा भर्तरी के यहाँ पे बहुत सारे लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। ओके, साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है राजा भर्तरी का। तो ग्रामेरियन थे ये। ठीक है, सॉरी, हाँ जी। तो राजा भर्तरी जो हैं ये बहुत बड़े व्याकरणाचार्य भी थे। ठीक है, उन्होंने वाक्पदीय, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, ग्रामर के ऊपर ही है। ठीक है, उसकी रचना करी। ठीक है, उसके अलावा वाक्पदीय जो है इसमें ब्रह्म कांड, वाक्य कांड और प्रकीर्ण कांड जो है वो शामिल है। इन्होंने महाभाष्य दीपिका की भी रचना करी जो कि एक कमेंट्री है पतंजलि, पतंजलि के महाभाष्य के ऊपर।
ठीक है, महाभाष्य के ऊपर एक कमेंट्री है ये, है ना, टिप्पणी है, जिसे हम कहते हैं महाभाष्य दीपिका, जिसकी रचना राजा भर्तृहरि ने करी। इन्होंने शतक त्रय की रचना करी, 3 शतक जो हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से शतक हैं ये? नीति शतक, श्रृंगार शतक, ठीक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो ये 3 जो शतक हैं उनके भी आपको नाम जो है वो याद रखने हैं। हर शतक में यहाँ पे 10 श्लोक हैं और इसीलिए उन्हें शतक कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है राजा भर्तृहरि के संबंध में। एक बार फिर से देख लीजिए, उनकी जो कहानी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, बड़े बेटे थे राजा गर्दभिल के। उसके बाद रानी पिंगला से जब उन्हें धोखा मिलता है तो वो यहाँ पे वैराग्य धारण कर लेते हैं, वो गुरु दक्षिणा लेते हैं यहाँ पे गुरु गोरखनाथ से और समर्पित हो जाते हैं वैराग्य की तरफ। वो ग्रामर के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा और कहीं ना कहीं लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान जो है वो देते हैं। वाक्पदी उनकी रचना है, महाभाष्य उनकी रचना है, शतक त्रय उनकी रचना है। इतनी चीजें यदि आपने याद कर ली तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हम बात करते हैं राजा विक्रमादित्य की, तो विक्रमादित्य सबसे महान शासक थे, ना सिर्फ इस वंश के अपितु पूरे भारत के या पूरे विश्व के। जब सबसे महान शासकों की बात होती है तो उसमें से नाम आता है राजा विक्रमादित्य का भी। राजा विक्रमादित्य के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं जो प्रचलित हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो प्रचलित हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी कि राजा भर्तृहरि ने जब सिंहासन त्याग दिया तो उसके बाद उन्होंने सिंहासन पे स्थापित किया अपने अनुज राजा विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य वही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस जीता और शकों को हराकर उन पर विजय प्राप्त करी और स्थापना की यहाँ पे विक्रम संवत की। विक्रम संवत जिसे आज भी जो हिंदू कैलेंडर है उसमें मेन ईयर माना जाता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं विक्रमादित्य की, तो ही टुक ओवर द गर्भिल डायनेस्टी इन 58 BCE। ही रूल्ड फॉर अराउंड 60 ईयर्स, 60 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया। 58 58 ईसा पूर्व में इन्होंने यहाँ पे अपना शासन जो है वो स्थापित किया था। इनका जो पहला वर्णन है वो मिलता है बृहत कथा में। ठीक है, उसके अलावा आपको दूसरी जगह भी इनका वर्णन जो है वो देखने को मिलेगा, वो चाहे गाथा सप्तशती हो राजा हल की, ठीक है, या फिर वो बायोग्राफी हो वासुबंधु की जो कि परमार्थ के द्वारा लिखी गई थी, वेताल की पंचविंशति हो या विक्रम वेताल की कहानियां, अगर मैं आम शब्दों में उसकी बात करूं तो वो चाहे हून सांग की रचनाएं हो या फिर हो शिमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। सिंहासन बत्तीसी में भी यहाँ पे विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। बहुत सारे सोर्सेस हैं जो कि बताते हैं कि एक राजा जो है वो हुआ है भारत के इतिहास में ऐसा जिसने यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो सेट किए थे, जिसने एक्चुअल स्टैंडर्ड्स जो थे वो सेट किए थे कि यदि एक राज्य में न्याय होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए वैसा जैसा विक्रमादित्य ने दिया था। यदि एक राज्य में एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रणाली होनी चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसी राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे अपनी जनता के लिए उपलब्ध करवाई थी। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि भविष्य में आने वाले बहुत से राजा एक उपाधि लेंगे जिस उपाधि का नाम होगा विक्रमादित्य। नाम कुछ भी हो पर उपाधि विक्रमादित्य क्यों ली जा रही थी? वो इसलिए क्योंकि विक्रमादित्य दर्शाता था एक ऐसे राजा का नाम जिसने हर क्षेत्र में ऐसे कार्य किए हैं जो हर राजा करना चाहता था और हर प्रजा ऐसे राजा को करते हुए देखना चाहती थी। इसी में विक्रमादित्य में ये कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा और वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा चंद्रगुप्त से। और ये मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं क्योंकि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई चंद्रगुप्त टू जो थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उनकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो सेम क्यों हो रही हैं विक्रमादित्य से। क्यों चंद्रगुप्त टू ने भी शकों पर विजय आई मीन क्यों चंद्रगुप्त टू ने भी शकों पर विजय प्राप्त करी और विक्रमादित्य ने भी विजय प्राप्त करी शकों के ऊपर। क्यों चंद्रगुप्त टू ने भी अपनी एक कैपिटल को उज्जैन में स्थापित किया था और विक्रमादित्य की कैपिटल भी उज्जैन ही थी। क्यों चंद्रगुप्त के पास भी नवरत्न थे और वही नवरत्न थे राजा विक्रमादित्य के पास भी। क्यों? यहाँ पे आप देखोगे कि चंद्रगुप्त जो है, आई मीन विक्रमादित्य को भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं इनका भी शासन जो है वो पाटलिपुत्र के क्षेत्र में रहा था। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप पाओगे
कि विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त की आपको सेम मिलने वाली है, राइट। बट ऐसा उसमें हिस्टोरिकल कंफ्यूजन है, वो सिर्फ आपका कंफ्यूजन नहीं है, वो इतिहासकारों का भी कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारी चीजें जो है वो रिसेंबलिंग मिलती हैं विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त की। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, जी हाँ वास्तविकता में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि विक्रमादित्य जैसा कोई राजा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेस हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि नहीं, विक्रमादित्य जैसा एक राजा तो था। इनफैक्ट चंद्रगुप्त टू ने जो टाइटल लिया था विक्रमादित्य, वो इसलिए लिया था क्योंकि एक राजा था जिसने कि बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए थे और उनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, आई थिंक वो सुपिया इंस्क्रिप्शन है जहां पे ये बात जो है वो आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा आप जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहोगे, उसमें ये मानेंगे कि बहुत सारे जो चंद्रगुप्त के कार्य थे वो चंद्रगुप्त टू ने नहीं, वो विक्रमादित्य ने किए थे। कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के कोर्ट में थे। शकों पर यदि हम विजय की बात करें तो वो विक्रमादित्य ने की थी, और ये पुरानी बातें थी। लेकिन क्योंकि हिस्टोरियंस जो है वो ठीक से उन चीजों को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाए, और इसलिए वो बहुत सारी चीजें आज की तारीख में अक्रेडिट की जाती हैं चंद्रगुप्त टू को। लेकिन चंद्रगुप्त टू का ये जो कार्य है वो चंद्रगुप्त टू के नहीं थे, वो विक्रमादित्य के ही थे। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को आप रहने दीजिए उन हिस्टोरियंस का विषय, और वो इस पर बात करते रहें। आप तो सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपको लिखना क्या है। भाई अगर आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है 7 मार्कर में या 10 मार्कर में कि आपको विक्रमादित्य के प्रमुख कार्य बताने हैं, तो आई वुड नॉट से दैट यू शुड हेजिटेट इन राइटिंग दैट 9 जेम्स और द 9 ज्वेल्स जो थे, नवरत्न जो थे, वो विक्रमादित्य के पास में थे। निश्चित तौर पर जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप सेम चीज देखोगे कि भाई नवरत्न तो यहाँ पे चंद्रगुप्त टू के पास में है, और ये वही नवरत्न है सारे के सारे। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों है? तो इसको आप बने रहने दीजिए। आप दोनों को दोनों जगह लिख सकते हैं। एग्जामिनर को मुझे नहीं लगता कि उस बात पे कोई आपत्ति होगी, क्योंकि एग्जामिनर भी ये बात समझते हैं कि यहाँ पे एक हिस्टोरिकल कंफ्यूजन है। ठीक है, एसेशन टू थ्रोन, मैं आपको पहले बता चुका हूं दैट इन द कालकाचार्य कथानक विक्रमादित्य फादर गदभिल एबडक्टेड द सिस्टर ऑफ कालकाचार्य। कालकाचार्य की बहन का यहाँ पे अपहरण किया गया था, साध्वी सरस्वती का। और उसके बाद आप देखते हैं कि शकों ने कालकाचार्य के कहने पर अटैक किया गदभिल के ऊपर और उन्हें अपना बंदी बना लिया। विक्रमादित्य उसके बाद अराइव होते हैं और अल्टीमेटली वो शकों को हराते हैं और विक्रम संवत की स्थापना करते हैं अपने शासन के साथ। उसके अलावा आपने एक और बहुत ज्यादा रोमांचक कहानी है विक्रम और वेताल की, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा सुना होगा आपने बचपन में। हो सकता है कि आपने इसके ऊपर किताबें भी पढ़ी हो, विक्रम वेताल की कहानियां भी सुनी हो। तो यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो कि जादू टोना करता है, और वो विक्रमादित्य को बोलता है कि आपको ये जो व्यक्ति है, ये जो वेताल है, ठीक है, ये जो क्रीचर है, वो पेड़ पे लटका हुआ है और आपको उसे यहाँ से हटाना है। विक्रम ने एक तांत्रिक जादूगर से विताल को पकड़ने का वचन दिया था, जो पेड़ से लटका होता है और मृत जो शरीर होते हैं उनमें प्रवेश कर जाता है। हर बार जब विक्रम वेताल को पकड़ने की कोशिश करते थे तो वेताल एक कहानी सुनाता था जो पहेली के साथ समाप्त होती थी। अगर विक्रम सही उत्तर देते थे तो वेताल भाग जाता था, और अगर वो चुप रहते थे तो उसे गंभीर परिणाम जो है वो भुगतने पड़ते थे। तो एक रोमांचक कहानी है। हो सकता है कि जस्ट इन केस यहाँ पे विक्रम पंचविंशति जो है वो आपसे 2 मार्कर में पूछ ली जाए, तो आपको इन शॉर्ट ये चीजें जो हैं वो लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इन कहानियों के बारे में जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये आपके एग्जाम से कोई संबंध नहीं रखती। ये 9 जेम्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। अमर सिंह, धनवंतरी, ठीक है, उसके अलावा कालिदास हैं, शपणक हैं, शंकु हैं, वराहमिहिर हैं, वररुचि हैं, वेताल भट्ट हैं। तो ये वही नाम है जो कि आपको सेम एज इट इज चंद्रगुप्त टू में देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि हम बात करें ज्योतिर्विदाभरण की, तो इस ग्रंथ में कालिदास के द्वारा ही ये लिखा गया है कि ये 9 जेम्स जो थे वो विक्रमादित्य के कोर्ट में थे। बट एट द सेम टाइम यदि हम इसी ग्रंथ की बात करें तो कुछ लोगों का यहाँ तक डाउट है कि भाई ये जो ग्रंथ है ज्योतिर्विदाभरण, ये तो कालिदास ने लिखा ही नहीं था, ये तो कालिदास के नाम पे किसी और ने लिख दिया था। बट आई एम अगेन सेइंग कि आप यहाँ पे निश्चित तौर पर एग्जाम में ये चीज ऐसी की ऐसी लिख सकते हैं। ये मैं आपको बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे।
अब हम बात करते हैं अबाउट द मेजर वर्क्स, जो प्रमुख कार्य हैं, मुख्य कार्य जो कि विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में किए हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहला कार्य जो है वो है यहाँ पे विक्रम संवत। विक्रम संवत शकों को हराने के बाद एक कैलेंडर सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया था राजा विक्रमादित्य ने। और विक्रम संवत को यहाँ पे कृत संवत भी जाना जाता है, मालव संवत भी जाना जाता है। 57 बीसी में इसकी स्थापना हुई थी। कल्चरल पेट्रोनेज जो है वो इन्होंने दिया है बहुत ज्यादा बड़े बड़े विद्वानों को, जैसे कि कालिदास हैं, वराहमिहिर हैं। 57 बीसी ही है वो ईयर। आई नो कि पहले एक जगह 58 लिखा हुआ था और दोनों में कंफ्यूजन रहता है, बट यदि दोनों ईयर आते हैं तो आपको 57 बीसी के साथ में ही जाना है। ठीक है। उसके अलावा संस्कृत जो भाषा है उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रमोशन किया उन्होंने, जैसे कि कालिदास का पैटर्नाइजेशन भी एक उसका ही उदाहरण था। बहुत सारे यहाँ पे ग्रामेरियंस थे जो कि इनके कोर्ट में रहे हैं। बहुत सारे प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो दिया है ना। अपना किंगडम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपांड किया है। कहा जाता है कि समस्त जो भारतवर्ष है उस पर यहाँ पे राजा विक्रमादित्य का शासन जो है वो हुआ करता था। राइट। इन्होंने अपना किंगडम को एक्सपांड किया और फॉरेन इन्वेजन जो थे, खासतौर पे शकों के जो आक्रमण थे, उनका यहाँ पे करारा जवाब दिया है। जैनिस्ट जो टेक्स्ट हैं वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा कि जैन आचार्य सिद्धसेन जो थे उनसे काफी प्रभावित थे ये, और उनके यहाँ पे उनके सानिध्य में ही उन्होंने जैन धर्म भी अपना लिया था राजा विक्रमादित्य ने। नवरत्न की हम बात यहाँ पे पहले ही कर चुके हैं। लेजेंडरी लीगेसी जो है वो आपको आज भी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि बुद्धिमत्ता और न्याय यदि का जो प्रेसिडेंट है, का जो स्टैंडर्ड है, वो यहाँ पे विक्रमादित्य जैसा ही होना चाहिए। ठीक है। कोई भी शासक में यदि बुद्धिमत्ता हो तो विक्रमादित्य जैसी हो, यदि न्याय देने की क्षमता हो तो विक्रमादित्य जैसी हो। ठीक है। और ये चीजें आप एज इट इज आंसर में भी लिख सकते हैं। आर्किटेक्चर की यदि हम बात करें तो आर्किटेक्चर जो है वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है, क्योंकि आज भी ये कहा जाता है कि भाई राम मंदिर, जो ओरिजिनल राम मंदिर था, वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था राजा विक्रमादित्य ने, जिसे बाद में मीर बाकी के द्वारा, जो कि बाबर के कमांडर थे, उनके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया और उसके बाद वहां पे बाबरी मस्जिद जो है वो बना दी गई थी। आज तो आपको ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें कहीं ना कहीं यही माना जाता है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो मंदिर है, वो बनवाया है ना। तो आज का क्रेडिट तो मोदी जी को जाएगा, पर यदि हम पुरानी बात करें तो वो क्रेडिट डेफिनेटली यहाँ पे विक्रमादित्य को जाता है। उसके अलावा नागेश्वर नाथ मंदिर है। नागेश्वर नाथ मंदिर जो है ये भी आप देखोगे कि अयोध्या में ही है, जो कि ओरिजिनली भगवान राम के पुत्र कुश ने उसका निर्माण करवाया था, पर उसका रीडेवलपमेंट जो था, जो रिनोवेशन था, वो यहाँ पे करवाया था वो यहाँ पे विक्रमादित्य के द्वारा करवाया जाता है। उसके अलावा आप देखोगे कि शिप्रा नदी के तट पे उन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इसी तरीके से बहुत सारे ब्रिजेस थे, बहुत सारे डैम्स थे, यहाँ पे बहुत सारे शहर जो हैं, मार्केट जो है, उन्हें यहाँ पे बसाया गया राजा विक्रमादित्य के द्वारा। तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, जो कि आपके आंसर को कहीं ना कहीं एक अच्छा वजन देंगे और आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो अर्जित करने में आपकी मदद करेंगे। तो ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही अगला सेशन भी हम लेके आएंगे। तो इस सीरीज में हमारे साथ में आप कंटिन्यूअसली बने रहें। और हाँ, एक और चीज, आखिरी चीज, कि ये वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार वापस बता देता हूँ कि प्रेप वैली एमपीपीएससी जो हमारा चैनल है, वहां से आप इसके नोट जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप बिना किसी समस्या के वो नोट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आइडियली आप लोगों को प्रिंट आउट जो है वो निकाल लेना चाहिए और उसे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।